जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करेंगे सक्सेस स्टोरी में, जो कि आज हमारी पहली कड़ी होने वाली है। और इस पहली कड़ी में हम जानेंगे उस अभिनेता के बारे में जो कभी कश्मीर में रहता था, फिर मध्य प्रदेश गया और फिर भारत के सभी के दिलों में बसता हुआ चला गया, जिनका नाम है मानव कौल। आजकल ओटीटी पर घमासान मचाए हुए हैं। खैर, इनके स्ट्रगल की कहानी जानने से पहले आपको मैं ऐसी चीज़ बताऊंगा जिससे आपको ये कहानी जीवंत लगने लग जाए। जब भी ये बातें मैं आपको बताऊंगा तो आप मुझे मानव कौल की तरह देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा, जिससे आपको सुनने का और समझने का और इनके स्ट्रगल की कहानी को जानने का आनंद ही अलग से मिलेगा। कहानियाँ सुनाना मेरी प्राचीन सभ्यता है और मेरा जो एमपीएस चैनल है, इस पर लगातार हमने बायोग्राफी जैसी चीज़ें लाई हैं, जिसके माध्यम से हमने आपको लोगों के बारे में कहानियाँ सुनाई हैं। तो ये एक कहानी है, इनकी पूरी लाइफ भी, और कहीं ना कहीं एक तरह से बायोग्राफी भी है। तो मानव कौल की बायोग्राफी आप सुनेंगे मोहन पाठक की जुबानी। मैंने जिंदगी का ज़्यादातर समय मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में बिताया है। जब आप स्ट्रगल की बात कर रहे हैं तो मेरी पूरी लाइफ ही रोलर कोस्टर जैसी रही है। मैं एक ऐसे परिवार से आता हूं जहां पर पॉकेट मनी जैसी कोई चीज़ ही नहीं होती थी। 2 टाइम का खाना मिल जाए वही बहुत बड़ी बात हमारे लिए होती थी। जब मैं 5वीं या 6ठी क्लास में पढ़ता था तब दोस्तों के साथ नर्मदा नदी में डुबकी लगाने जाता था। वहाँ जो श्रद्धालु नदी में सिक्के फेंकते थे, हम और हमारे दोस्त उन पैसों को निकाल लेते थे और उसी से हमारे चाय नाश्ते का जुगाड़ भी हो जाता था। पहले मेरा पूरा परिवार कश्मीर में रहता था, फिर हम होशंगाबाद आ गए। उस वक्त मैं शायद 5वीं क्लास में था। परिवार की माली हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। पिताजी मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने का खर्चा भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। साल बर्बाद न हो इसलिए मेरा एडमिशन सरकारी स्कूल में करवा दिया गया। मैं पढ़ाई ठीक नहीं कर पा रहा था, यानी कि मैं पढ़ाई में ठीक ही नहीं था। अच्छा हुआ सरकारी स्कूल में दाखिला करा दिया गया, वरना पैसे ही बर्बाद हो जाते। जब मुझे पूछा जाता है कि आप तो नेशनल लेवल के स्विमर भी रहे हैं, तो उसके बारे में मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक दिन जब मैं नदी से सिक्के निकाल रहा था तभी एक स्विमिंग कोच की नज़र मुझ पर पड़ गई। उन्होंने मुझे बतौर स्विमर करियर में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। मैंने नेशनल लेवल तक स्विमिंग कंपटीशन भी जीता। मेरे पास कुल 14 नेशनल अवार्ड भी हैं। मज़ेदार बात यह है कि मुझे इसके जरिए सरकारी नौकरी भी मिलने वाली थी, लेकिन एक्टिंग के पागलपन की वजह से मुझे उसे ठुकराना पड़ गया था। एक्टर बनने का लत कहाँ से लगा ये भी आपको मैं बताता हूँ। एक दिन मैंने भोपाल के एक भारत भवन में नाटक देखा। इसे देखने पर मेरा परिचय एक नई दुनिया से हुआ जो मेरी कल्पनाओं में कहीं ना कहीं बसा हुआ था, और वो मेरे सामने भारत भवन में नाटक देखते हुए जीवंत हो उठा। कुछ दिन तक तो खुद को उस नाटक के बारे में सोचने से रोक ही नहीं पाया। आखिरकार फैसला किया कि अब बस एक्टिंग ही करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। घर वालों ने इस फैसले का विरोध किया या नहीं किया, ये भी सवाल आपके मन में बन रहे होंगे। मैंने सबसे पहले एक्टर बनने की बात अपनी माताजी को बताई। उन्होंने मुझसे कहा था, तुम्हें अगर एक्टर बनना है तो सिर्फ उसी पर फोकस करो, बाकी सब कुछ साइड में कर दो। और मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। माँ की इन बातों से मुझे बहुत भरोसा मिला और अपना ख्वाब पूरा करने के लिए मैं माया नगरी मुंबई की तरफ मुड़ चुका था। कई बार ये सवाल लोगों के जहन में बनते हैं कि मुंबई के संघर्ष को देखकर क्या आपको एक्टर बनने के फैसलों पर पछतावा नहीं होता है। तो इन सारी चीज़ों का जवाब मैं अगर अपनी बातों से देना चाहूँ तो मैं यही कहूँगा कि इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन मुंबई के संघर्ष के बारे में कुछ ज़रूर बताऊँगा। मुंबई का संघर्ष तो वाकई थका देने वाला रहा है। मैं यहाँ चौल में 3 दोस्तों के साथ रहता था। चौल आप जानते हैं, चौल एक ऐसी जगह होती है जहाँ छोटी सी जगह ऐसी होती है जहाँ पर सोते हैं, जहाँ पर नहाते हैं और जहाँ पर खाते हैं वहीं पर बनाते हैं। फिल्मों में काम मांगने की जद्दोजहद के साथ थिएटर भी करना पड़ रहा था। खाने पीने की दिक्कत भी हो रही थी। मुझे याद है कि एक दिन मेरे पास सिर्फ 75 रुपये बचे थे। कमाई का दूसरा कोई जरिया नहीं था, किसी से उधार लेने की हालत भी नहीं थी। चौल छोड़ने तक की नौबत आ गई। तब हम तीनों मलाड में रहने वाले एक दोस्त के पास चले गए। हालांकि वे भी चौल में ही रहते थे, लेकिन उन्होंने हमारी मदद कर दी। उन्होंने अपने किसी परिचित के चौल में हमारे रहने की व्यवस्था करवाई।
हमें रहने के लिए आसरा मिल गया। उनकी पत्नी रोज़ हमें खाना भी खिला देती थी। इस घटना से यह तो समझ में आ गया कि भले काम न हो लेकिन आप भूखे तो नहीं मर सकते, कहीं ना कहीं से खाने का इंतजाम हो जाएगा। एक बार का किस्सा है कि हम तीनों में से एक की नौकरी लग गई। वह हर दिन 100 रुपये कमाने लगा था। हमें लगा कि उसकी नौकरी से हमारा भी भला हो जाएगा, हालांकि ऐसा हुआ नहीं। एक दिन हमने देखा कि वह टूथपेस्ट से ब्रश कर रहा था। मेरे पास तो टूथपेस्ट खरीदने तक के पैसे भी नहीं थे। इतना ही नहीं, उसके बैग में 700-800 रुपये भी मिले। यह देख मेरा दिल टूट गया और उसी वक्त मैं घर छोड़कर चला गया। उस दिन मुझे गत्ते पर सोना पड़ा था। संघर्ष के दिनों की कहानी इतनी ही आसान नहीं होती है जितना लोगों को देखकर, सफल लोगों को देखकर दिखाई पड़ता है। जब हम संघर्षों की कहानी सुनाते हैं तो हमारे चेहरों से हमारी मुस्कान गायब हो जाती है, मानो ये कह रहे हों कि उन्होंने आज की सफलता से इन दुखों पर फतह पा ली हो। कई बार लोगों के मन में सवाल बनते हैं कि आपकी ये हालत देखकर परिवार वालों का क्या रिएक्शन होता है। तो इसके बारे में आपको बताऊं तो एक बार मेरा भाई कमरे में आया। कमरे की हालत देखकर वह मुझ पर भड़क गया और बोला, एक दिन झोला लेकर घूमेगा, आज के बाद कभी तेरे घर नहीं आऊँगा। वह जानता था कि मैं जिद्दी हूँ, मुझे डर नहीं लगता है। यही वजह रही कि भले ही परिवार वालों के मन में थोड़ी बहुत नाराज़गी रही हो, लेकिन उन्होंने हर कदम पर मेरा सपोर्ट किया। टीवी इंडस्ट्री में लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। 17-18 घंटे तक शूटिंग चलती है। इससे इंसान बहुत थक जाता है और यह थकान फ्रस्ट्रेशन के रूप में झलकने लगती है। ठीक यही मेरे साथ भी हुआ। मैं टीवी सोच करके थक गया था। दिन ब दिन बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होते जा रहा था। आखिरकार मैंने टीवी शो में काम करने से मना कर दिया। इस वक्त तक मैं ऐसे स्टेज पर पहुंच चुका था कि सिर्फ वह काम करूंगा जिससे खुशी मिलेगी। मैंने दुनिया के हिसाब से फैसले लेने बंद कर दिए। कुछ सवाल ऐसे फेंके जाते हैं कि क्या आपने पहली फिल्म जजंतरम ममंतरम करने के बाद एक्टिंग से ब्रेक ले लिया था? तो ये सवाल कहीं ना कहीं एक अजीबोगरीब सवाल होता था। और हाँ, यह सच है, पहली फिल्म के बाद मैंने कुछ समय के लिए फुल टाइम एक्टिंग से ब्रेक ले लिया था। थिएटर में सिर्फ राइटिंग और डायरेक्शन का काम किया। यह बात सबको मालूम है कि थिएटर में आमदनी बहुत कम है। जब पैसे बिल्कुल नहीं होते थे तब टीवी शोज में एपिसोड काम और फिल्मों में साइड रोल कर लेता था। मैंने बतौर जूनियर आर्टिस्ट भी काम किया। मैंने एक फिल्म हंसा डायरेक्ट की थी। जो हंसा फिल्म थी उसको मैंने डायरेक्ट की थी, जो कि सुपर फ्लॉप हो गई। ज़रूरत थी कुछ चीज़ों की, जैसे बहुत ज़्यादा पैसे इसमें डूब गए। उस वक्त मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी। तभी मुझे पता चला कि फिल्म काई पो 6 का ऑडिशन चल रहा है। मैंने भी ऑडिशन दे दिया और इसमें सिलेक्शन भी हो गया। इस फिल्म में काम करने के बाद मुझे एक्टिंग में मज़ा आने लगा। इस फिल्म के लिए बहुत ज़्यादा तो फीस नहीं मिली, लेकिन थोड़ा बहुत कर्ज जरूर कम हो गया। चौल से निकलकर घर में रहने की हैसियत हो गई थी। रिएक्शन की वजह से मुझे आत्मविश्वास की कमी आ गई थी। जैसे कि अगर कोई फिल्म मेकर मुझे अपनी फिल्म में कास्ट कर लेता था तो मैं सोचने लगता कि इसको ज़रूर मुझसे कोई मतलब होगा। लोगों की तारीफ पर शक होने लगता था। फिर भी सवाल ऐसे निकल के आते हैं जैसे पूछा जाता है कि क्या यह सच है कि फिल्म काई पोछे की सक्सेस पार्टी के वक्त आपके पास घर जाने तक के पैसे नहीं थे? तो इस सवाल पर सिर्फ मुझे ज़ोर ज़ोर से हंसी आती है। हाँ, यह बात सच है। दरअसल फिल्म की सक्सेस पार्टी के बाद मैं रात को घर जाने के लिए होटल से निकला। जेब में हाथ डाला तो पता चला कि पास में सिर्फ 22 रुपये बचे हैं। 22 रुपये में घर जाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं था। तब मैंने तरकीब होती है, जुगाड़ होता है, भारत जुगाड़ का देश है, तो मैंने जुगाड़ निकाला। एक ऑटो वाले के पास गया और कहा, भैया मेरे पास सिर्फ 22 रुपये हैं, जहाँ तक इन 22 रुपयों के हिसाब से अपनी गाड़ी चले वहाँ तक मुझे ले चलो, फिर उतार देना। ऑटो वाले ने मेरी बात मान ली और आधे रास्ते ले जाकर उतार दिया। बचा हुआ रास्ता मैंने पैदल कवर कर लिया। फिर सवाल बनता है कि क्या आप मानते हैं कि फिल्म काई पोछे के बाद आपका कैरियर पटरी पर आ गया? तो इस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। इस फिल्म के बाद मैंने सिटी लाइट्स, वजीर, जॉली LLB 2 और तुम्हारी सुलू जैसी फिल्मों में काम किया। वजीर में मुझे अमिताभ बच्चन और जॉली LLB 2 में अक्षय कुमार के साथ काम करने का मौका मिला। तुम्हारी सुलू में मैंने विद्या बालन और सीरीज फेम गेम में माधुरी दीक्षित जैसी बड़ी एक्ट्रेस के साथ काम किया। इस फिल्मों के किरदारों ने इंडस्ट्री में मुझे नई पहचान दिलाई। अब उस स्टेज पर खड़ा हूँ कि मैं किसी परिचय का मोहताज नहीं हूँ। अब काम मांगने की जद्दोजहद भी नहीं करनी पड़ती। मैं अब मन मुताबिक स्क्रिप्ट चुनने के लिए भी फ्री हूँ। लाइफ में भी फ्री रह सकूँ इसलिए मैंने शादी भी नहीं की।
और इसे आप मजाक समझिएगा। हाल ही में मुझे सीरीज त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर में देखा गया और इसी के बाद इंटरव्यू की झड़ी लग गई है। यह सीरीज नेटफ्लिक्स इंडिया में लगभग 5 हफ्तों तक टॉप फर्स्ट पर ट्रेंड की है। आने वाले दिनों में मेरी सीरीज बारामूला रिलीज होने वाली है, जिसकी कहानी आदित्य धर जैसे बड़े डायरेक्टर राइटर ने लिखी है। इसके अलावा मेरे पास फिल्म सलाम नोई अप्पा है, जिसमें मैं फेमस एक्ट्रेस डिम्पल कपाड़िया के साथ काम करते हुए नजर आऊँगा। मेरी सक्सेस का एक सीक्रेट भी है, मैंने अपने खर्चे बहुत कम कर दिए हैं, ज़्यादा ताम झाम में भरोसा नहीं करता हूँ। इस वजह से लाइफ बहुत आसान और खूबसूरत हो गई है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी सक्सेस स्टोरी सुन के कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिला होगा कि जब हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ सोचते हैं कि मुझे ये बनना है, और अगर उस पर हम नित्य प्रति लगन लगा के काम करते रहें तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं सफल होती हैं। तो एमपीएस हिंदी पर नए हैं तो मोहन पाठक सर के साथ आप जुड़ जाइए। एमपीएस हिंदी को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए सक्सेस स्टोरी के लिए। फिर जैसी चीज़ें होंगी आपको रोजाना मिलती रहेंगी। जय नमस्कार, भारत माता की जय।